हाय एवरीवन। आज 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो एमसीक्यू पे बेस्ड है। 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट कितने डिग्री सेल्सियस पे पानी का जो डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो ये आपको याद रखना है 4 डिग्री सेल्सियस पे। आपसे कोई रीज़न पूछे कि ऐसा क्यों होता है तो आप बोल सकते हो कि 4 डिग्री सेल्सियस पे आइस में बना हुआ सारा का सारा हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो इसी कारण से 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का डेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन, किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन चारों में से किस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है। तो इसमें आप याद रखें, पहला ऑप्शन है एक्सिस ऑफ रोटेशन, मास ऑफ बॉडी, एंगुलर वेलोसिटी, पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसमें याद रखना ऑप्शन नंबर सी, एंगुलर वेलोसिटी पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कभी डिपेंड नहीं करता है। ऐसा इसीलिए कि किसी बॉडी कोई मास का सब चलो मान लेते बॉडी है, उसको आपको आर दूरी पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के अबाउट, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। आई से रिप्रेजेंट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। तो देखो इसमें मास आ रहा है, आर डिस्टेंस आ रहा है और एक्सिस का भी यहाँ पे काम होता है। अगर इस बॉडी से यहाँ पे एक्सिस पास करवा दोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो हो जाएगा। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे भी डिपेंड करता है और पोजीशन पे भी डिपेंड करता है, मास पे भी डिपेंड करता है, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी पे जो है वो डिपेंड नहीं करता है। एंगुलर वेलोसिटी का मतलब कोई बॉडी को आप जब रोटेट करवाते हो ना एक्सिस के अबाउट, उस चीज़ को एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इन चारों में से कौन सा है जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे से रिलेटेड है। पहले मैं बता दूँ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता क्या है। जैसे आपको किसी मेटल से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है, सपोज ये मेटल है, इससे इलेक्ट्रॉन निकालता है, तो आप इसमें मिनिमम कितना एनर्जी दिया जाए या कितना फ्रीक्वेंसी का एनर्जी दिया जाए ताकि इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो कम से कम आपको उतना देना है। तो देखो इस चारों ऑप्शन में सब देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन डज नॉट इम्पॉसिबल। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम एनर्जी दोगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा ही नहीं। बाकी ये सब डिपेंड नहीं करता, ये तो वोल्टेज पे डिपेंड करता है। ये भी आपका वही चीज़ है, ये भी आपका वही चीज़ है। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फोर्थ देखते हैं, विच डिवाइस इज यूज टू मेजर द वेव लेंथ ऑफ एक्सरे। तो इसमें आपको याद रखना है एक्सरे को मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस को यूज़ करते हैं, तो आपको याद रखना है स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, मैनोमीटर का नॉर्मली काम प्रेशर वगैरह मेजर करना होता है, वैसे ही आप दोनों का देख सकते हो। ठीक है, तो इसमें आप क्या याद रखना है कि एक्सरे का वेवलेंथ को मेजर करने स्पेक्ट्रोमीटर का यूज़ करते हैं। अगला है कि द हाइड्रोलिक प्रेस डिपेंड अपॉन, इन चारों में से कौन से लॉ या प्रिंसिपल पे हाइड्रोलिक प्रेस डिपेंड होता है, तो आपको याद रखना है पास्कल्स प्रिंसिपल पे। ठीक है, क्योंकि जो कूलम्स लॉ होता है ये दो चार्ज के बीच का फोर्स बताता है। जैसे दो चार्ज अगर आर दूरी पर रखा है तो इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन या रिपल्सन, वो बताता है। बॉयल्स लॉ जो होता है प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है, प्रेशर और वॉल्यूम गैस वगैरह में मेजर करते हैं ये। ठीक है, बर्नौली प्रिंसिपल का भी वही काम, बर्नौली प्रिंसिपल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेस्ड होता है। लेकिन आपका जो पास्कल्स प्रिंसिपल है ये हाइड्रोलिक प्रेस, जैसे कोई कार होता है उसमें जो ब्रेक हम लोग लगाते हैं तो उतना बड़ा कार छोटे से ब्रेक दबाने से रुक जाता है। या फिर आप देखोगे कार के सर्विसिंग सेंटर में क्या किया जाता है, कार को एक उठा दिया जाता है, थोड़ा सा लेवल ऊपर कर दिया जाता है ना। वो चीज़ नॉर्मली एक स्विच दबा के किया जाता है, तो सब हाइड्रोलिक प्रेस बोला जाता है उस चीज़ को। ठीक है, वो डिपेंड होता है आपका पास्कल्स लॉ पे। ठीक है, पास्कल्स प्रिंसिपल पे। अगला है द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो रेफर टू, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या बताता है, तो आपको याद रखना है लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तीनों लॉ के बारे में याद रखना है। जो फर्स्ट लॉ होता है वो लॉ ऑफ इनर्शिया को बताता है, सेकंड लॉ होता है वो मोमेंटम के बारे में बताता है, और जो थर्ड लॉ होता है वो बताता है एवरी एक्शन देयर इज इक्वल इन अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अगला है द यूनिट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ये आपको याद रखना है प्लैंक्स कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है। अब साथ में आप प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू भी याद रख सकते हो, ये 6.62 या 63 भी बोल सकते हो, इंटू 10⁻−34, और ये जूल सेकेंड होता है, ये बात आपको याद रखना है। इसमें चार ऑप्शन, एक जूल सेकेंड है, जूल पर सेकेंड है, जूल सेकेंड स्क्वायर है, और ये जूल पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको याद रखना है इसमें जूल सेकेंड, ये देखो कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 8 देखते हैं, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। ठीक है, कूलम, और साथ में एम्पेयर आप याद रख सकते हैं। एम्पेयर जो होता है ये करंट का होता है। ठीक है, और ये ओम जो होता है ये रेसिस्टेंस का होता है, और जो केल्विन होता है ये टेम्परेचर का होता है। ये भी बात आप याद रख सकते हो साथ में। ठीक है, तो कूलम किसके लिए होता है, ये आपका चार्ज के लिए होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नाइन्थ है,
व्हाट इज़ द मिनिमम एस्केप वेलोसिटी ऑफ रॉकेट टू बी लॉन्च इनटू स्पेस। कहने का मतलब जब भी रॉकेट को लॉन्च किया जाता है तो आपको जब अर्थ के सराउंडिंग से उसे बाहर भेजना है आप यूनिवर्स में, तो कितने मिनिमम वेलोसिटी से फेंका जाए, तो आप इसको याद रख सकते हो 11 किलोमीटर पर सेकेंड। या फिर आप ऐसे याद रख लो, अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट को, नॉर्मली हम क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो वो वापस अपनी ज़मीन पे आ जाता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। लेकिन कोई तो ऐसा वेलोसिटी होगा जहाँ पे अगर हम लोग अर्थ से कोई एक ऑब्जेक्ट को फेंक दिए और वो कभी अर्थ पे वापस नहीं आए, तो आप कोई भी ऑब्जेक्ट से अगर अर्थ को 11 किलोमीटर पर सेकेंड से फेंकते हो ना, तो वो कभी अर्थ के सराउंडिंग में नहीं आएगा, वो यूनिवर्स में चला जाएगा। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखना। 10th नंबर है, द यूनिट यूज टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार इज। तो आपको याद रखना लाइट ईयर। नॉर्मली जो स्टार यूनिवर्स में जितना भी डिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं, क्योंकि वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो लाइट ईयर में मेजर करते हैं। अब लाइट ईयर को भी आप याद रख लो कि लाइट 1 साल तक ट्रेवल करे और जितना ट्रेवल वो कर पाए उतने डिस्टेंस को बोलते हैं लाइट ईयर। ठीक है, तो आप याद रख सकते हो लाइट 1 ईयर में जितना ट्रेवल करे। ठीक है, जैसे सपोज हम लोग एक टॉर्च चला रहे हैं। ठीक है, अब टॉर्च जला दिए, अब 1 साल तक टॉर्च का लाइट वो ट्रेवल कर रहा है। अब जितना दूरी वो लाइट ट्रेवल कर लेगा उतने सारे डिस्टेंस को लाइट ईयर। नॉर्मली लोग समझते हैं कि लाइट ईयर कोई टाइम का यूनिट है, तो नहीं, आपको याद रखना है लाइट एक ईयर में जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर ले। ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल कर ले तो उस चीज़ को बोलते हैं लाइट ईयर। की बात आपको याद रखना है। अब देखो लाइट, कभी कभी आपसे पूछ लाइट का स्पीड क्या होता है, तो ये भी बात आप साथ में याद रख सकते हो। उसमें लाइट का स्पीड जो होता है वो आप याद रखना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, दोनों बात सेम है, यानी 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वैसे स्टैंडर्ड में आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो समझ लो कि ऐसा इतना ये लाइट इतने स्पीड के साथ ठीक है 1 साल तक ट्रैवल करे और जितना दूरी तय करे वो सारा का सारा क्या होगा आपका लाइट ईयर। आप डिस्टेंस में निकाल सकते हो, अगर चाहोगे 1 लाइट ईयर में कितना डिस्टेंस होता है तो आपको पता कर लो कि 1 साल में कितना सेकंड होता है। तो आप देखो 365 दिन होता है, लगभग 365 दिन 4 घंटा होता है, गुने आप क्या कर सकते हैं 86,400, यानी एक दिन में 86,400 सेकंड होता है। तो इस सारे को अगर आप इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 1 लाइट ईयर में कितना डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो ये 10 है, 10 क्वेश्चन यहाँ तक मैं लिया हूँ। अगले बार से बाकी और भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।